नमस्कार, मैं आशीष टंगवाल हूँ और मैं इस समय शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के पद पर तैनात हूँ। नमस्कार, मैं एसपी सेमवाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल। पहाड़ की मिट्टी में घुला अपने हिस्से का रंग हूँ। मैं उत्तराखंड हूँ। Presented by Alora's Melting Moments since 1953. Style partner Capsons, राजपुर रोड, जाखंड, देहरादून। मेरे दिमाग में हमेशा से ये रहा कि क्यों नहीं हम स्कूल को ऐसा बनाएं कि बच्चा वहाँ आने के लिए उतना ही खुश हो जितना वो मेले जाने के लिए या वो जितना पिक्चर हॉल जाने के लिए खुश होता है। इसीलिए हमने उसका नाम भी स्माइलिंग स्कूल रखा था। आशीष को लोगों ने तब जाना जब ये बंकोली से विदा हुआ। ये पीपल कंटेक्ट इतना शानदार था कि वो एक मिसाल बन सकता है। 80 गंगा घाटी में जो तबाही हुई थी उसके 4 दिन बाद मैंने ज्वाइन किया था। तो मैंने जा करके एक प्रोजेक्ट बनाया और 115 सेकेंडरी स्कूलों को नोडल सेंटर बना करके काम शुरू किया। 5-6 बच्चे तो हमारे फिर से नर्सिंग में निकले। 2 बच्चे हमारे एक बालिका हमारी BHU के लिए सेलेक्ट हुई है, एक दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, और 5 बच्चियां हमारी इंटीग्रेटेड टीचिंग प्रोग्राम के लिए। प्रधानमंत्री ऑफिस ने नीति आयोग के सलाह पर एक प्रोग्राम शुरू किया, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ नाम से। सरकारी निजी स्कूलों से लेकर के सेंट जोसेफ से लेकर दून स्कूल, द मेयो से लेकर सब स्कूलों का, उनमें टिहरी जनपद के चंबा ब्लॉक का एक स्कूल है। 3 बच्चे सेलेक्ट होते हैं और तीनों को नीति आयोग की तरफ से गिफ्ट आता है, वो लैपटॉप, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज केसरधार नेचोली के। एक स्पेंसर करके एक बहुत बड़े चिंतक हुए, उन्होंने कहा कि जीवन में जिंदा वही रहेगा जो लड़ पाए। ओहो रेडियो पर मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। in association with RS Group of Companies. Powered by Arogya Dham, the Health City, Dehradun. Supported by The Solitaire, Haridwar Bypass Road, Dehradun. Banking partner, Union Bank of India. Execution partner, Creative Minds. किसी ने शिक्षा को जीवन का आधार कहा तो किसी ने इसको माना एक कहना। किसी ने कहा कि शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं, तो किसी ने कहा कि संस्कारों की रक्षा और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है शिक्षा। मानना चाहे जो कुछ भी हो, बात ये बिल्कुल ठीक है कि एक बेहतर समाज के निर्माण में शिक्षा और शिक्षा से जुड़े हुए लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उत्तराखंड हूँ सीरीज के इस एपिसोड में हम मिलाने वाले हैं 2 ऐसे ही शानदार लोगों आपसे। स्वागत कीजिए श्री शिव प्रसाद सेमवाल जी, जो वर्तमान में मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी हैं, जिनको उनके नवाचारी शैक्षणिक अभियानों के लिए वर्ष 2022 में भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया। स्कूल परफॉर्मेंस इंडेक्स के डेवलपर रहे हैं और जब उत्तरकाशी में कार्यरत थे तो जनपद चाइल्ड एनरोलमेंट कैंपेन में भारत के टॉप 10 में 99% के साथ उत्तरकाशी को ले आए थे। साथ में युवा शिक्षक आशीष टंगवाल, प्रोजेक्ट स्माइलिंग स्कूल, प्रोजेक्ट प्रेरणा, और साथ ही जब ऑफर हुई विदेश की अच्छी खासी नौकरी तो गांव के बच्चों को तैयार करने के लिए वो भी उन्होंने ठुकरा दी। तो आइए जानते हैं इनके अभिनव प्रयासों के बारे में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि मुख्य शिक्षा अधिकारी आप हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही मालूम चला कि जो इंडेक्स है पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे एजुकेशन का, उसमें हम शायद 19वें नंबर पे आ गए हैं। हालांकि 19 कहने में लगता है यार ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत पीछे है, लेकिन जो लास्ट ईयर के मुकाबले मेरे ख्याल से 34-35 में थे। तो क्या वो चीज़ें थी जो आपको लगता है कि हम उतने पीछे थे, और क्या ऐसा घटित हुआ पिछले 1 वर्ष में कि हम यहाँ पे आए हैं? पहली बात तो ये है कि एक डाइज होता है हमारे यहाँ, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। वो सिस्टम में हम लोगों के स्कूल्स ने बहुत प्रॉपर एंट्रीज नहीं की अपनी उपलब्धियों का, अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कुछ लो इंडेक्स दर्ज किए उन्होंने। जब वो पूरे राज्य में कलेक्ट हुआ तो उसने ऐसी पिक्चर प्रस्तुत की जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनरोलमेंट में, ड्रॉप आउट में उत्तराखंड की हालत बहुत अच्छी नहीं है और हमको 34वें नंबर पर आंक दिया गया। तो हम थोड़ा हैरान इस बात को लेके हुए थे कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे से लेकर के और तमाम चीज़ों पर बहुत ठीक ठाक हमारा पोजीशन था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन 11वें नंबर पे हम थे। तो यहाँ ऐसा क्या हुआ, तो पता चला कि वो डाइस की हमारी गलती है, यानी हम अपने अचीवमेंट को ठीक से दर्ज नहीं कर पाए।
ये यू डाइज असल में न्यूपा ने डेवलप किया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, और उसमें सारे स्कूलों के डेटा होते हैं, एक स्कूल रिपोर्ट कार्ड बनता है। वो इतना शानदार इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि आप एक क्लिक करिए, अपने स्कूल का यू डाइज कोड दर्ज कीजिए और आपके स्कूल की पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। अब आपने उसमें अपना क्लासरूम कितने हैं वो कम लिख दिया, टॉयलेट लेस दिखा दिया, उसको ड्रिंकिंग वाटर लेस दिखा दिया गलती से, बिजली नहीं है वो दिखा दिया, तो फिर ये लगा कि उत्तराखंड स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे है, तो उन्होंने उसको रैंकिंग किया 34वां, और हम भी हैरान थे इतनी ख़राब हालत हमारी नहीं है। तो अब उसको सुधार किया तो हम लोग इस समय 19वें नंबर पे हैं, और बहुत सारे मानक हैं जिसमें काम करना होगा तो हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। राइट। आपके लिए कहा जाता है कि लगभग आपने उत्तराखंड के हर जनपद में सेवा दे दी है। पिथौरागढ़ में भी पीछे थे, अब जी। टिहरी आप आ चुके हैं। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है और लोग उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। ये कैसी रही जर्नी? कितने सालों की आपकी सर्विस हो गई है? मैं लेक्चरर ऑफ फिजिक्स में 11 साल, 87 से और 99 तक। 99 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सेलेक्ट होकर के मैं प्रिंसिपल हुआ गवर्नमेंट कॉलेज रानी पोखरी में। तो उसके बाद से लेकर के मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, और सारे राज्यों में, ज़िलों में तो नहीं, लेकिन गढ़वाल में, चमोली को छोड़ करके मैं सारे ज़िलों में काम कर चुका हूँ। टिहरी और उत्तरकाशी में 2-2 बार, और कुमाऊँ में, पिथौरागढ़। अब मैं बताना चाहूँगा कि मेरी नज़र में उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत अगर कोई ज़िला, कोई शहर है तो पिथौरागढ़ है, तो मुझे वहाँ काम करने का सौभाग्य मिला, और मैं फिर से टिहरी में हूँ 3री बार। जी। क्या बात है। तो आशीष जी, आपके पास आ रहा हूँ। सबसे पहले नज़रें जब 3-4 साल पहले आपकी जो पहली जॉब थी वहाँ से जब आपका ट्रांसफ़र हुआ, राज्य ने और देश ने देखा कि एक शिक्षक कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद जब आपकी जो अभी गरखेत में तैनाती है एक तरह से, वहाँ पे आपने प्रोजेक्ट स्माइल चलाया था, तो दूसरी बार हमें ये बड़ा अच्छा लगा। नॉर्मली गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस या हम बिल्डिंग्स को देखते हैं तो हम एक पीली सी दीवार होगी, उसमें कहीं जाले लगे होंगे, कि आमतौर पे ऐसी ही अगर आप किसी से कहेंगे तो यही वो एक मानचित्र उसका खींचता है। लेकिन प्रोजेक्ट स्माइल लेके आ गए जी, बड़ा खूबसूरत लगा। तो पढ़ाई तो हो रही है, उसके साथ साथ जब इस तरह की चीज़ें होते हैं तो ये इनिशिएटिव्स की मतलब ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको? काव्या जी, जो स्माइलिंग स्कूल हमारा प्रोजेक्ट था, एक दिन मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि जब बच्चा सुबह स्कूल आता है तो ठीक है, बच्चे अच्छे तरीके से स्कूल आते हैं, लेकिन वो घर जाते टाइम जो एनर्जी होती है ना उनकी, वो खुशी जो उनके चेहरे पे होती है वो अलग खुशी होती है। और सुबह जो आते हैं वो एनर्जी के साथ आते हैं, लेकिन वो खुशी नहीं, या उनको ये बोलना कि यार कल मेले जाना है, मेले देखने जाना है, वो बहुत खुश हो जाएंगे। मेरे दिमाग में हमेशा से ये रहा कि क्यों नहीं हम स्कूल को ऐसा बनाएं कि बच्चा वहाँ आने के लिए उतना ही खुश हो जितना वो मेले जाने के लिए या वो जितना पिक्चर हॉल जाने के लिए खुश होता है। क्यों नहीं वो एजुकेशन पाने के लिए इतनी खुशी उसको क्यों नहीं मिलती? तो हमने सोचा कि सबसे पहले, मैं ऐसे ही बच्चों से एक दिन बातचीत कर रहा था, तो मैंने कहा यार तुमको ख़राब क्या क्या लगता है? तो उन्होंने कहा कि सर हमको तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वहाँ पे ऐसा होना चाहिए। तो आप भी समझते हैं कि हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होते हैं। तो हमने सोचा कि जितने सीमित संसाधनों के साथ हम उसको आगे बढ़ाए, हमने काम किया, और वो उसकी पूरी दीवारें, वो 1-1.5-2 साल हो गए उस प्रोजेक्ट को। वो हमने उस तरीके से मोटिवेशनल कोट्स हो गए हमारे राज्य के अलग अलग क्षेत्र के। अब पिथौरागढ़ का ओम पर्वत है जहाँ मैं काम करता हूँ जौनपुर में, हो सकता है बच्चे ने खाली वो देखा ही हो या पढ़ा हो, तो हमने उसको अपने दीवारों पे उकेरा, अलग अलग जनपद की अलग अलग चीज़ें। तो एक पूरे उत्तराखंड को हमने अपने स्कूल में उतारने की एक कोशिश की थी, ताकि अच्छा भी लगे, मोटिवेटेड भी हों बच्चे, और उनको लगे अच्छा स्कूल आने के लिए कि यार हम एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव माहौल बन पाए। तो इसीलिए हमने उसका नाम भी स्माइलिंग स्कूल रखा था, स्कूल हंस रहा है। बढ़िया। सेमवाल सर, आपके पास आ रहा हूँ। ये हो सकता है दुनिया की नज़र में छोटी सी चीज़ हो कि क्या हो गया, दीवार पे पेंटिंग ही तो कर दी। आप शिक्षा में इस चीज़ की भूमिका को कैसे देखते हैं कि थोड़ा इनोवेशन, थोड़ा बच्चों को स्माइल अगर करा दिया तो उसकी परफॉर्मेंस शायद बेहतर हो सकती? कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? आशीष के संदर्भ में बात करना चाहूँगा, तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की तरफ अभी शिक्षकों का ध्यान आकर्षित कर रहा था कि आप कितना शानदार काम करते हो, लेकिन अगर आपका कम्युनिटी कनेक्ट नहीं है तो आप कुछ भी करिए, कितने इंटेलिजेंट, कितने मेहनती आप क्यों नहीं है,
आशीष को लोगों ने तब जाना जब ये बंकोली से विदा हो रहा था। तो वहाँ लोगों ने जिस तरह से इसको विदाई दी तो हमको लगा कि एक शिक्षक को कम्युनिटी के साथ में किस तरह से कांटेक्ट बनाना चाहिए, और वही एक चीज़ है जो सरकारी स्कूलों में लोगों के विश्वास को ज़िंदा रखता है। तो जब वो उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि मेरा डिस्ट्रिक्ट टिहरी है और उत्तरकाशी में भी काम कर चुका हूँ। बंकोली में मैंने तब देखा 2012 में जब आपदा आई थी अस्सी गंगा में, और वहाँ लगभग 80 या 90 लोग मारे गए थे उसी घाटी में। उसके ऊपर बहुत दुर्गम बन गया था इलाका बंकोली, वहाँ ये रहते और गांव के बीच में निवास कर रहे थे, यानी उत्तरकाशी से जैसे लोग जाते थे वैसे आशीष नहीं जा रहे थे। तो ये ज़्यादा बड़ी बात थी कि पीपल कंटेक्ट इतना शानदार था कि वो एक मिसाल बन सकता है। गरखेत में आकर के जो ये स्कूल को सजाने का काम किया है, ये दूसरा एक कॉन्ट्रेंट जिससे कॉन्स्टेंट कहते घटक है उनके पर्सनालिटी का, शिक्षक होने के नाते उनका जो ट्रेट है उसको लेकर के, ये दोनों बहुत शानदार काम है। और मैं मानता हूँ कि हर शिक्षक को अपने कार्यस्थल के बारे में इतना ही सजग और इतना ही सौंदर्य बोध से युक्त होना चाहिए जैसा आशीष ने किया। बिल्कुल। आपकी भी बड़ी तारीफ़ें हुई, मेरे ख्याल से 2018 का समय था कि जब बच्चों को विद्यालय में दाखिले को लेके, एनरोलमेंट को लेके, उस वक्त आपकी पोस्टिंग कहाँ थी? ये 2018 में तो मैं टिहरी में ही था प्रभारी मुख्य। जब वो 99% वो तो उत्तरकाशी का मामला है। अच्छा। और स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे PS जंगपांगी, हमारे जो अपर सचिव रहे। उन्होंने कहा एक दिन कि यार ये समग्र शिक्षा अभियान, तब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था, इसमें पहला जो आपका बिंदु है वो एक्सेस को लेके, यानी बच्चों तक स्कूल को कैसे पहुंचाएं, तो आप लोग कुछ करिए। तो मैं वापस उत्तरकाशी गया और उत्तरकाशी में जब मैंने ज्वाइन किया था, 80 गंगा घाटी में जो तबाही हुई थी उसके 4 दिन बाद मैंने ज्वाइन किया था। 4 अगस्त को तबाही मची थी, लगभग 90 करीब लोग मारे गए थे, बहुत परिसंपत्तियों को नुकसान हुआ था। उसके 4 दिन बाद मैंने ज्वाइन किया था। तो वो हालत थी उसकी कि वहाँ पर किसी तरह का निराशा का माहौल था। शिक्षा या स्वास्थ्य को लेके इस तरह सोचने का तो वक्त ही नहीं था। तो मैंने जा कर के एक प्रोजेक्ट बनाया और 115 सेकेंडरी स्कूलों को नोडल सेंटर बना करके काम शुरू किया। तो मेरा पहला मकसद था कि 8वीं पास अगर कोई बच्चा है तो वो 9th में प्रवेश से वंचित नहीं होना चाहिए। तो मैंने डेटा इकट्ठा करना शुरू किया, ट्रैकिंग शुरू किया, पेरेंट्स से बात की, हमारे प्रिंसिपल गए, टीचर्स गए, और आखिर एक वक्त ऐसा है जब केवल 87 बच्चे हमारे बाहर रह गए। वो कई कारण थे, उनमें से 56 के करीब बच्चे तो फिजिकली डिसेबल्ड थे जो स्कूल नहीं आ सकते थे। बाकी बच्चों के यहाँ स्टेप मदर थी, फादर शराब पीते हैं, नहीं भेजते, तो उनको हमने मोटिवेट किया। भुवनेश्वरी महिला आश्रम और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ मिलकर के हम बच्चों के लिए एक किट तैयार किया। एक गिफ्ट था, किताबें, कॉपियाँ, ड्रेस है, जूते हैं। तो बच्चों को ट्रैक करने का हमारा जो स्टैंडर्ड इस तरह का था कि कोई बच्चा स्कूल से बाहर ज़िले से चला गया, हमने उस बच्चे को भी ट्रैक किया। पंजाब गया है, चाहे वो हरियाणा, दिल्ली गया, उसके प्रिंसिपल ने वहाँ से लिख के दिया कि इस बच्चे ने हमारे स्कूल के अंदर 9th क्लास में एडमिशन ले लिया। ये जो पैमाना था उसमें हमने अचीवमेंट किया था 99.13%। बाकी जो स्कूल के बच्चे थे 18 किलोमीटर पैदल आना था उनको भटवाड़ी, और मोरी में एक जगह कलाप है, कलाप के बच्चों को 11 किलोमीटर आना था। तो मैंने दोनों जगह स्कूल प्रस्तावित किए। इस डायरेक्टरेट से कहा कि स्कूल खोलिए, नहीं तो ये बच्चे कहीं जा नहीं सकते। तो वो क्या हुआ, मेरा ट्रांसफ़र हो गया। मैंने वो प्रोजेक्ट तैयार किया और न्यूपा यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके सामने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया मैंने। तो मुझे पता नहीं था पुरस्कार मिलता है इसमें। प्रोजेक्ट को उन्होंने वेरीफाई कराया और उन्होंने ये पाया कि हिंदुस्तान के अंदर इस समय शिक्षा में किसी भी अधिकारी ने ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज एक ऐसा कैंपेन संचालित नहीं किया है। तो वहाँ प्रोफेसर जो वाइस चांसलर थे उन्होंने कहा कि 56 प्रपोजल हमारे पास हैं, एक भी प्रस्ताव इस लेवल का नहीं है। तो प्रोफेसर कुमार सुरेश ने कहा कि आप पुरस्कार के लिए आवेदन करिए। मैं कहा नहीं, ये पुरस्कार के लिए नहीं किया मैंने काम, मैं पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं करूँगा, मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में पहला डिस्ट्रिक्ट है, सीमांत जिला है, जिसने सेकेंडरी में एनरोलमेंट को लेकर के इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। तो ठीक है, मैंने कहा अच्छा है, तो आप इसको अपना करिकुलम का हिस्सा बनाइए। आप डिप्लोमा देते हैं एजुकेशन में, आप उस डिप्लोमा का स्टडी करने वालों को आप ये प्रोजेक्ट बांट दीजिएगा। तो आखिर 2018 में उन्होंने स्वयं ही मुझे नामित कर दिया पुरस्कार के लिए।
और वो 2022 में डॉक्टर सुभाष सरकार, शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार ने ये पुरस्कार दिया मुझे 22 में। जी। तो आशीष जी आपके पास आऊँ, जैसा सर ने कहा उनको पुरस्कार मिलना था, उन्होंने मना कर दिया और फिर भारत सरकार ने स्वयं ही उनको नामित करके पुरस्कार दिया। आपके पास भी जीवन में एक बार शायद ऐसा मौका आया था कि कहाँ पड़े हो गांव में चक्कर में यार, हैं आ जाओ ज़रा, तुम्हें फ़ौरन में डॉलर में कुछ कर देते हैं। ये काव्या जी एक 1.5 साल पुरानी बात रही होगी। ये एक अफ्रीकन बेस्ड एनजीओ था, तो वो कुछ कोलैबोरेट चाह रहे थे मेरे साथ कि हम मिलके गांव में ऐसा कुछ करेंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप ईमेल पे, उनकी मेरी बातचीत हो रही थी, फिर फ़ोन में बातचीत होने लग गई। तो फिर हम कुछ एक मिल करके कुछ करना चाह रहे थे। फिर उनके एक ऑफिसर्स हैं जो महाराष्ट्र से आते हैं, उन्होंने बोला कि मैं नॉर्थ इंडिया आया हूँ और आपका जनपद कहाँ पड़ता है, मैं मिलना चाह रहा था। तो मैंने कहा सर आ जाइए आप, मेरे को लगा सामान्य भेंट होगी। तो फिर वो आए, मुलाकात हुई उनकी मेरी। तो फिर उन्होंने बोला मुझे कि आशीष यार, मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि आप ये जॉब क्विट कर दो जहाँ आप हैं और आप हमारे साथ चलिए, आपको बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा दुनिया के अलग अलग देशों में, खासकर अफ्रीका के लिए। वो कह रहे थे कि वहाँ पे बच्चों की बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत कुछ वैसा है, और आप का हम वहाँ करवा देते हैं और आप हमारे साथ चलिए, एनजीओ से जुड़िए, और ये है। तो फिर मैंने उनको मना कर दिया। तो उनको लगा हो सकता है हमारी सरकारी जो एक नौकरी होती है उसकी सैलरी ठीक होती है, मतलब अपना ठीक ठाक होती है, तो उनको लगा कि क्या पता इसलिए कह रहे हों। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको हम जितना पैसा यहाँ से मिल रहा है उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना दे देंगे। तो मैंने उनको फिर भी मना किया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक, मतलब अब मैं उसको डिस्क्लोज तो नहीं करना चाहूँगा, इतना पैकेज दे दिया था कि जहाँ मेरे को लगा कि यार ये क्या हो गया लाइफ सॉर्टेड है, ये क्या हो गया इतना ज़्यादा। फिर वहाँ फिर मैंने अपने दो तीन दोस्तों से बात करी कि यार पैसों के लिए नहीं, पर फिर भी मैंने एक आध दोस्तों से चर्चा करी कि यार ऐसा कोई ऑफर है और ये चाह रहे हैं कि आप वहाँ आ जाइए, और 4 साल या 3 साल ही अगर आप सेवा करेंगे तो उतना आपका इकोनॉमिकली वो हो जाएगा जितना आप पूरी सेवा में नहीं। फिर मेरे को लगा कि यार ठीक है, काम भी वही है, चले जाएंगे, एनजीओ है, बच्चों के लिए काम करना है, पर वो उत्तराखंड की मिट्टी है ना, जो अपने देश की मिट्टी है, और अपना जो जुड़ाव है, ये मैंने कहा ये कहाँ वहाँ मिल पाएगा। ये मुंगरी, ये काकड़ी, ये कद्दू, ये कहाँ मिल पाएंगे वहाँ, इन्हीं के बीच खपना, जीना मरना है। तो फिर मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने कहा नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोला, लेकिन नहीं आ पाऊँगा, यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे। वाह, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो अभी आजकल एक प्रोजेक्ट प्रेरणा करके भी गर्ल चाइल्ड को लेके आपका एक इनिशिएटिव है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्या है? काव्या जी, प्रोजेक्ट प्रेरणा हमने 2020 में शुरू किया था। दरअसल प्रोजेक्ट प्रेरणा के पीछे की जो हमारी जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, गांव के क्षेत्र हैं, वहाँ क्या है कि कक्षा 12 के बाद, खासकर बालिकाओं को कक्षा 12 के बाद हायर एजुकेशन में उतना ज़्यादा आगे घर वाले नहीं बढ़ा पाते हैं, चाहे वो आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण है, जो भी कारण है, या जो क्या कहते हैं परंपराएं हैं कि नहीं इनकी तो शादी हो जानी है, क्या ही पढ़ाना है। तो वो चीज़ें हैं पहाड़ों में या बहुत जगह ग्रामीण इलाकों में। तो हमने ये सोचा कि एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करते हैं कि जो हमारी बच्चियां हैं वो हायर एजुकेशन में, जो जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, अलग अलग कोर्स में, वहाँ ये एनरोल हो पाएँ। उसके लिए मेन समस्या है कि गांव में उनको कोचिंग्स नहीं मिल पाएंगी। माना आप जेएनयू का ख्वाब देख रहे हैं या बीएचयू का ख्वाब देख रहे हैं, तो गांव में कहाँ कोचिंग मिल पाएगी उसको उतने बड़े विश्वविद्यालय में, उतने नेशनल लेवल के कंपटीशन के लिए। तो हमने क्या किया, छोटे छोटे कोर्स पकड़े 2020 के अंदर, फिर 21 में थोड़े बढ़ाए, 22 में बढ़ाए, 23 में बढ़ाए। तो जब 2021 में पहली बार इसको शुरू किया, तो हमने क्या किया कि क्लास के बाद ग्रुप्स बनाए, अलग अलग ग्रुप्स 12th क्लास के, कि क्लास के बाद आपको अतिरिक्त कक्षाएं दी जाएंगी, चाहे मेरे घर पे हो, कमरे पे हो, या कभी कभी स्कूल में ही, और आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। किसी ने बोला मैं ये करना चाह रही हूँ, किसी ने बोला उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जो मुझसे बन पाया उसकी तैयारी करवाई। लेकिन 2021 में जब हमने 3 महीने 4 महीने पढ़ाया, खूब मेहनत करी, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ पाए, एक भी रिजल्ट नहीं आ पाए। तो वहाँ मुझे लगा कि यार ये इतना हमने टाइम दिया, मेहनत करी, कुछ आया ही नहीं, आउटपुट तो आया नहीं। फिर बहुत सारे वैसी बातें भी आई कि अरे क्या ही फ़ायदा होना है, गांव के बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे उतनी दूर, कहाँ
हायर एजुकेशन में कहाँ ऑनर्स के नहीं, इनके सपने कहाँ। फिर मैंने एक टाइम सोचा कि यार क्या करें, मतलब कुछ हो नहीं रहा है। फिर मैंने कहा नहीं, इसको फिर शुरू करेंगे। फिर कंटिन्यू हमने उस साल उसको दोबारा से अगले बैच के लिए हमने तैयारी शुरू करवाई कि नहीं नहीं, अब एक बार रिजल्ट नहीं आया, दूसरी बार देखेंगे। तो 2022 में पहली बार हमारे विद्यालय से हमने नर्सिंग के लिए सेलेक्ट किया था कोर्स, और 6 बच्चियां हमारे स्कूल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए नर्सिंग में और पैरामेडिकल में सेलेक्ट हुई 6 वाह, बच्चियां। तो ये तालियां। पहला हमारा रिजल्ट था। उसके बाद 2022 के लिए 2022 में हमने उसका क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ाया कि नर्सिंग्स के अलावा और की भी तैयारी करवा देते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं बेसिकली। तो फिर हमने क्लास में मैंने क्या किया कि सारे बच्चे बैठे हुए, उनको एक पर्ची दे दी कि यार आपको जो बनना है ना आप इसमें लिख दो, उस हिसाब से तुम्हें तैयारी करवा पाएंगे जो मुझसे संभव हो पाएगी। तो ज़्यादातर जो बालिकाएं थी हमारी वो या तो कुछ बच्चियों ने बोला उनको लॉ, उनको जज बनना है, वकील बनना है, कुछ ने बोला उनको टीचर्स बनना है, किसी ने बोला कि हमको आईएएस बनना है, पर हम चाह रहे हैं कि हम बीएचयू से पढ़ें, हायर एजुकेशन से पढ़ें, ये वो। तो ये बड़ा चुनौती वाला काम अब आ गया कि यार इतने अलग अलग इंट्रेंस है इनकी तैयारी। तो 2022 के बाद हमने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करे क्लास में बच्चों के, उसके बाद की उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, और पढ़ाना शुरू किया। तो 2023 में 22 से शुरू हुई हमारी जर्नी। 23 में आते आते चुनौतियाँ क्या आने लग गई सर कि सब काम हो गया, आपका ग्रुप बन गया, आप पढ़ाने में लग गए, लेकिन एक जो मेजर प्रॉब्लम आई कि जो बच्ची कल क्लास में बैठी हुई है वो 2 दिन आई, तीसरे दिन नहीं आई घर की क्लास। स्कूल तो आ ही रही है, घर की क्लास। अब ये बड़ी चुनौती वाला काम है। अब ये जब उनको पूछो कि भाई तुम क्यों नहीं आए स्कूल, तो अब उनको क्या है कि ग्रामीण परिवेश में अभी भी जो बच्चा है वो फैमिली का जो इकोसिस्टम होता है उसका एक स्तंभ बच्चा भी है। वो खेत भी जाएगा, उसको दूध भी निकालना है, खासकर बालिकाओं के ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारी, यानी जितने पिताजी और माताजी काम करते हैं उतना ही बच्चा। और उसके बाद उसको हायर एजुकेशन में बड़े एग्जाम की तैयारी भी करनी है, स्कूल भी जाना है, और स्कूल 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल है, और उसके बाद शाम को मेरे यहाँ पढ़ने भी आना है। तो ये सारा काम जो नज़दीक के बच्चे हैं वो तो आ जाते हैं, दूर का बच्चा जो 8 किलोमीटर दूर है उसके लिए चुनौती का काम था। फिर हमने क्या किया कि इसको ऑनलाइन भी शुरू कर लेते हैं। अच्छा, जो ऑफलाइन आ गया ठीक है, रात को तो सब बैठे हैं अपना काम वाम निपटा के आ जाएंगे, रात को बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप के फ़ोन सब पे ही हैं, ऑनलाइन शुरू करते हैं। तो फिर हमने इसको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी शुरू किया कि मैं शाम को भी क्लास दूंगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो हमने शुरू किया। उसके बाद मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस साल जो रिजल्ट आए हैं वो वाकई मतलब बहुत अच्छे थे। बच्चों ने बहुत मेहनत करी। 5-6 बच्चे तो हमारे फिर से नर्सिंग में निकले, 2 बच्चे हमारे एक बालिका हमारी बीएचयू के लिए सेलेक्ट हुई है, एक दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, और 5 बच्चियां हमारी इंटीग्रेटेड टीचिंग प्रोग्राम के लिए, जिसकी कि पूरे उत्तराखंड में 48 सीटें थी, उसके लिए सेलेक्ट हुई हैं। ये बड़ा बहुत बच्चों की मेहनत का नतीजा था। क्या बात, बहुत ज़बरदस्त। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़े बदलाव ले आती हैं जी। जहाँ बहुत सारे लोग ये मान चुके हैं। सर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा इस चीज़ को लेके कि एक होता है नकार ही देना, कि जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होना कोई बुरी बात नहीं है, वो एक कंपटीशन की भावना आती है, तो हो सकता है कि आपस में कंपटीशन बने कि नहीं हम गवर्नमेंट से हैं तो हम बेहतर करेंगे, हम प्राइवेट से तो हम बेहतर करेंगे। ये बाकी जगह तो हो सकता है, लेकिन एजुकेशन के मामले में एक समय ऐसा आया जब नकार दिया गया कि जी गवर्नमेंट सिस्टम यानी कि गवर्नमेंट के स्कूल तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। और जबकि आज से आप 20, 25, 30 साल पहले चले जाइए, तब कोई ऐसा प्राइवेट के लिए नहीं सोचता था कि प्राइवेट कुछ नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट वाले आज जितने बड़े बड़े पदों पे आप लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, बाकी लोग भी हैं, वहीं से पढ़ के निकले, और हिंदुस्तान भर में वो चाहे वैज्ञानिक हों, चाहे कोई प्रधानमंत्री बना हो, चाहे कोई किसी कंपनी का मालिक बना हो, वो सब वहीं से निकले। तो ये जो नकार देना सिरे से कि जी नहीं हो ही नहीं सकता, और फिर जब ऐसे उदाहरण आ जाते हैं या कुछ और आ जाते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? मैं 2 तरह देखता हूँ इससे कि देहरादून के अंदर मैं बीएस से रहा 2002 से 4 तक, बल्कि मैं आखिरी बीएस से था, उसके बाद वो पद ही खत्म हो गया था। हाँ, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अब वो नाम बदल दिया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंड एलिमेंट्री हो गया। अच्छा। राधा रतूड़ी मैडम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी, और मैंने उनसे पूछा कि मैडम, मैंने कहा मैं कहूँगा तो लोग नहीं करेंगे, जिले में जितने अधिकारी हैं उन सब का स्टेटस चाहिए मुझे कि इन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कहाँ से किया। तो 72 अधिकारी थे, जिला स्तरीय अधिकारी हो गए, एक्सियन हो गए, टेक्निकल डिपार्टमेंट के। 72 में से 63 अधिकारी थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या बिहार स्टेट बोर्ड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया था। केवल 9 अधिकारी ऐसे थे जो सीबीएसई सेंट्रल स्कूल या
प्राइवेट स्कूलों से थे, 9 स्कूलों से। इसके माने ये था कि ये जो एरिया ऑफ वर्किंग था वहाँ पर सरकारी बोर्ड का, सरकारी स्कूलों का भूमिका बहुत बड़ी थी। और मैं ये मानता हूँ बहुत स्पष्ट रूप से कि ये जो निजी स्कूलों का उद्भव हुआ हिंदुस्तान के अंदर, इसके हिस्टोरिकल कारण है कि ब्रिटिश ने राज किया हिंदुस्तान में, उनको अपने बच्चों को पढ़ाना था स्कूलों में, तो ऐसे कॉमन स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे जहाँ उनका चपरासी का बच्चा भी पढ़ता है, उनके बाबू का बच्चा पढ़ता है। तो उन्होंने मिशनरी स्कूल शुरू किए, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शुरू किए, और वहाँ स्कूलों के बीच में क्लास बन गया। एलीट क्लास का स्कूल है, सामान्य लोगों का स्कूल है। और आगे जा कर के उसने एक कल्चरल फॉर्म ले लिया कि अब हमको लगता है कि हमारा बच्चा एलीट क्लास के स्कूल में पढ़ेगा, उस स्कूल में नहीं पढ़ेगा जहाँ मेरा जो सबऑर्डिनेट है उसका बच्चा भी पढ़ता है। ये हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा, और ये ब्रिटेन के अंदर बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे हैं यूरोप में हैं, तो मेरी बेटी कहती है कि जर्मनी के अंदर 2 या 3% प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ तो निजी स्कूलों का बहुत ज़्यादा फैशन तो है ही नहीं। बेटा ब्रिटेन में, वो कहता है कि वहाँ तो बहुत बड़ी तादाद में निजी स्कूल हैं। तो ये एक ही महाद्वीप का कल्चरल डिफरेंस है। हिंदुस्तान के अंदर ये एक तरह का, जिसे कहते हैं कि मैं ये मानूंगा कि ये नकारात्मक चीज़ हो गई। सरकारी स्कूलों के अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो मैं आपसे कह दूं कि वहाँ बच्चे सेलेक्टेड होके नहीं आते हैं, सारे के सारे क्लास के बच्चे आते हैं। उसके बाद भी हमारा परफॉर्मेंस, हमारे बच्चों का जो अचीवमेंट है वो बहुत बेहतर है। अब करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, मैं टिहरी में आया, अभी थोड़ा देर हो गई है। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है एक हिंदुस्तान के अंदर। एक साल में आईएएस के पदों की संख्या भी 800-900 होती है जो विज्ञापित होती है। और नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए बच्चों का जो क्राइटेरिया है वो 1000 सीटें हैं पूरे हिंदुस्तान में। 1000 बच्चा कहीं से भी हो, वो सिलेक्ट होगा, एंड दैट्स ऑल। मैं दूसरा अचीवमेंट बताता हूँ टिहरी का। प्रधानमंत्री ऑफिस ने नीति आयोग के सलाह पर एक प्रोग्राम शुरू किया, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ नाम से। उसमें कहा कि सारे देश के बच्चे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे एक पोर्टल पर, और वो प्रोजेक्ट जो मतलब जो सेलेक्ट होगा वो स्टेप टू स्टेप जाएगा आगे, और आखिर में 100 टॉप प्रोजेक्ट आएंगे। वो बताया नहीं उन्होंने तो इनवाइट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो पहले साल बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला, तो हमने पता किया 56,000 बच्चों ने हिंदुस्तान भर के उसमें अपने एंट्री किया। आखिरी चरण में केवल 100 बच्चे सेलेक्ट हुए, और 100 बच्चों में से 3 बच्चे टिहरी के थे, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज केसरधार नेचोली के। जिला मजिस्ट्रेट ईवा श्रीवास्तव मैडम को जब मैंने कहा कि इन बच्चों को नीति आयोग की तरफ से लैपटॉप आए हैं और मैं चाहता हूं कि आपके हाथों बटे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या अवधारणा क्या है इसकी। तो बहुत हैरान हो गई। हर एक आदमी होता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 56,000 एंट्रीज हैं, सरकारी निजी स्कूलों से लेकर के सेंट जोसेफ से लेकर दून स्कूल, द मेयो से लेकर सब स्कूलों का। उनमें टिहरी जनपद के चंबा ब्लॉक का एक स्कूल है केसरधार नेचोली, वहाँ के 3 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और तीनों को नीति आयोग की तरफ से गिफ्ट आता है, वो लैपटॉप होता है। तो इसके माने क्या है कि स्कूल की भूमिका, वो निजी है या सरकारी है, ये इतनी बड़ी भूमिका नहीं है जितनी बड़ी भूमिका उसमें काम करने वाले शिक्षकों की। तो मेरा हमेशा, क्योंकि मैं 11 साल फिजिक्स का लेक्चर रहा, इसलिए अधिकारी बनने के बाद भी मैं ये मानता हूँ कि शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी है। कोई सीईओ, कोई डायरेक्टर उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभा सकता अगर शिक्षक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा डिवोटेड नहीं है। तो ये हमारा एक दूसरा, जो काव्या जी मैं बता रहा था कि हमारे सरकारी स्कूलों का अचीवमेंट है। 100 सेलेक्टेड स्टूडेंट ऑल ओवर द इंडिया, और 3 बच्चे एक सरकारी स्कूल के हैं, और भी होंगे लेकिन 3 तो मुझे पता था। तो ये जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है, इसमें हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सफलता हासिल करें, और उसके लिए थोड़ा रिगरस मेहनत की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल जी। स्कूलों से हमारी शुरुआत हुई, उसके बाद अब जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तक हम क्या कर रहे हैं, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एक डिस्कशन वाइज। अभी लंच पे भी जब हम बात कर रहे थे कि शिक्षा का क्राइटेरिया क्या सिर्फ पैकेज रह गया है कि होर्डिंग पे छप जाना कि मेरे यूनिवर्सिटी, मेरे कॉलेज के बच्चे का 55 लाख का पैकेज लग गया, अखबार में 2 करोड़ का ऐड लग गया कि 2 करोड़
ऐड हाँ। 20 लाख का पैकेज बताने के लिए लगा लगा दिया। दिया। तो शिक्षा ये कब ये हो गया कि पैकेज कितना मिला? यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस या स्कूल्स भी उसमें क्यों नहीं लगा सकते कि मेरे यहाँ से साइंटिस्ट निकल गया, मेरे यहाँ से एनवायरनमेंट में काम करने वाला निकल गया, मेरे यहाँ से एक टीचर सरकारी विद्यालय में ऐसा कर रहा है। हमारा मानक क्या पढ़ाई के, हम क्या इसीलिए हैं कि सिर्फ पैकेज लग जाए? क्या सोचते हैं? ये लाइवलीहुड भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज वो हमारी शिक्षा के मानदंडों पर हावी हो गई है। और पेरेंट्स को बड़ा गर्व होता है, स्कूल्स को बड़ा गर्व होता है ये कहने में कि मेरे इंस्टीट्यूट से पास बच्चा बीटेक का, उसको 1 करोड़ का ऑस्ट्रेलियन या हंगेरियन कंपनी ने पैकेज दिया। ये चीज़ें ऐसी एग्जागरेटेड हो गई हैं कि जिसने शिक्षा, सीखने और विज्ञान के दृष्टिकोण के मूल मंत्र को ढक दिया है। मेरा ये मानना है कि ये खराबी शुरू कहाँ से हुई कि मैंने शिक्षा शास्त्र से बीएड किया, सबने क्या बीएड करते हैं लोग तो टीचर हो गए। बीएड के दौरान एक सवाल आता है हमेशा शिक्षा की परिभाषा बताने के बारे में। तमाम शिक्षा शास्त्रियों ने एजुकेशन को डिफाइन किया। जब मैंने इतने साल, 87 से आप बात करेंगे तो 36 साल हो गए, 36 साल नौकरी के दौरान मैंने बहुत गंभीरता से विचार किया और मुझे लगा कि शिक्षा की अवधारणा को लेके कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, या हमको जो पढ़ाया गया है उसमें कोई गंभीर खोट है। खोट ये है कि बड़े बड़े स्कूल हमारे जो शहरों में होर्डिंग लगाते हैं और कहते हैं कि वी इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन, हम देते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जब मैं पूरे क्लासरूम के स्ट्रक्चर को महसूस किया तो मुझे लगा कि शिक्षा एक प्रोसेस है जो किसी इन्वायरमेंट में घटित होती है और इस परिवेश के भीतर उसके कुछ घटक होते हैं। वो घटक सजीव, निर्जीव कुछ भी हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा क्लासरूम है नेचर, सबसे बड़ा टीचर भी नेचर है, सबसे बड़ा करिकुलम भी नेचर है। तो मैं ये कहता हूँ कि आज शिक्षा में हम कहते हैं स्कूल, करिकुलम, सिलेबस, टीचर, प्यूपिल, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इवैल्यूएशन, ये तो है शिक्षा। नेचर के भीतर वो इतनी नेचुरली घटित होती है कि 4.5 करोड़ साल पहले एक बंदर पैदा होता है और उसी नेचर में काम करते करते आखिर वो होमो सेपियन में तब्दील हो जाता है। वो होमो सेपियन में तब्दील होने की प्रक्रिया इतनी सायास है या इतना ज़्यादा नैसर्गिक है कि हम कभी उसको अपने आँखों के सामने घटित होते देखते हैं। तो मुझे लगा कि शिक्षा एक प्रोसेस है, ये इम्पार्ट नहीं कर सकते आप, ये दे नहीं सकते, ना ले सकते हैं। ये शिक्षा की प्रक्रिया का एक उत्पाद है, वो ज्ञान है, नॉलेज, और वो नॉलेज है जिसे हम इम्पार्ट करते हैं, कौशल है जो इम्पार्ट होता है। लेकिन शिक्षा एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के दौरान ज्ञान भी पैदा होता है, कौशल भी पैदा होता है। जब हम इस समझ को लेकर आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे भीतर मनुष्य के तौर पे वो ईगो वाले बिंदु हट जाते हैं और हम मानते हैं कि वास्तव में हमने सीखा है। लेकिन जब हमको लगता है कि हमारी पहचान का कोई आधार होना चाहिए तो हम इस तरह के छद्म आधार लेके चलते हैं कि मेरा बेटा इस पैकेज में जॉब कर रहा है, ये सब कर रहा है, और उस सब के पीछे हमारी ज़िंदगी का असली जो मकसद है वो कहीं बादलों के पीछे चांद की तरह गुम हो जाता है। तो पहला कंसेप्ट तो ये ठीक करना पड़ेगा कि शिक्षा न दी जा सकती है न ली जा सकती है, वो एक इन्वायरमेंट में घटित होने वाली एक प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी प्रोसेस तो करोड़ों लोगों के साथ है जो नेचर में घटित हो रही है। तो ये अगर समझ बन गई तो फिर ये पैकेज वाला हवा मुझे लगता है ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। वाह, बिल्कुल, क्या बात है। तो आशीष जी, सर की ही बात को वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो कह ही चुके हैं, उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो महत्वपूर्ण खामियां हैं, बहुत खामियां हैं, लेकिन जो मुझे बेसिकली नज़र आता है, बाकी जो देश जो जिनके एजुकेशन मॉडल इस समय दुनिया में बेहतर हैं, आदर्श हैं, उनकी तुलना में हमारे यहाँ जो दिक्कत है, सर की ही बात को मैं बढ़ा रहा हूँ कि हम लोग अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक शब्द होता है कंट्रोल जिसको कहते हैं नियंत्रण, और एक शब्द होता है मैनेजमेंट जिसको कहते हैं प्रबंधन। और एजुकेशन कभी भी कंट्रोल से नहीं चलती है, ये चलती है मैनेजमेंट से, प्रबंधन से। तो शिक्षण के काम जो होंगे या शिक्षा का काम है, शिक्षक का काम है, वो कंट्रोल से नहीं चलेगा कि मैंने ऊपर से क्रिएटिविटी दे दी और वो मैं क्रिएटिविटी फॉलो करूं कि कहीं से एक आके आ गया, हमारे पास पूरा सा कागज़ आ गया, ये क्रिएटिविटी होनी है। अच्छा, ये क्रिएटिविटी होनी है तो फिर कौन करेगा?
अगर मेरे पास एक शिक्षक के रूप में बाहर से क्रिएटिविटी का पूरा करिकुलम आता है, मेरी क्रिएटिविटी कहाँ गई? मैं तो फिर फॉलो ही करता रह जाऊंगा दिन भर। बच्चे की क्रिएटिविटी कहाँ गई? अगर कहीं कहीं से भी क्रिएटिविटी का एक मॉडल वो हमारे पास आ जाता है प्रतिरूप कि आप ये करवाइए, बच्चे की क्रिएटिविटी अपने आप कहाँ से आ जाएगी? आएगी ही नहीं, क्योंकि हम उसको तो फॉलो करवा रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि नियंत्रण और प्रबंधन में अंतर है। और जो पैकेज वाली आप बात कह रहे थे, एक्चुअली क्या है सर कि जो शिक्षा का काम है और शिक्षण संस्थानों का काम है, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, आर्थिक मजबूरियां हैं जो भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, सारी नहीं लेकिन अधिकांश आज की डेट में वो धीरे धीरे अपने आप को एक कंपनी और दुकान के रूप में अपने आप को बदल रहे हैं। हमारा कंपनी का प्रोडक्ट, हमारा कंपनी का प्रोडक्ट, हमारा कंपनी का प्रोडक्ट। मेरे स्कूल में माना किसी कक्षा में 40 बच्चे पढ़ते हैं, ये गारंटी तो नहीं है कि 40 में से 35 के 35 आजकल के जो प्रचलित मानक हैं उस आधार पर सक्सेस हो जाएंगे। सेम कोई कितना भी बड़ा संस्थान है, वो क्या ये गारंटी दे सकता है कि उसके यहाँ जो भी पढ़ रहा है वो 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज ले रहा है? हो सकता है वो 2 करोड़ का पैकेज लेने वाला किसी दूसरे संस्थान में भी ले लेता, उसकी अपनी क्वालिटी होगी, वो संस्थान की बहुत ज़्यादा भूमिका उसमें मैं नहीं मानता हूँ। तो संस्थानों को चाहिए कि हिंदुस्तान हमेशा से संस्कृति प्रधान देश रहा है सर, आप भी मानते हैं इस बात को। तो जो मॉरल वैल्यूज़ हैं हमारे, जो हमारे नैतिक वैल्यूज़ हैं, वो शिक्षा में बहुत इस समय कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। तो उन पर भी काम करने की ज़रूरत है ताकि हम एक आदर्श नागरिक पैदा कर पाएँ। शिक्षा का उद्देश्य खाली 2 करोड़ का पैकेज थोड़ी है। शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा आदमी भी तो है जो समाज में उसके बगल में कोई घर बनाए तो रह सके। भाई, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो एलिवेटर मशीन होती है तो वो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टूटती हैं। और मैं चौंक गया, यार ये हिंदुस्तान में क्यों टूटती है? मतलब हमारे यहाँ क्या कंपनी खराब बना रही है जो जिसमें हम ऊपर नीचे जाते हैं? तो फिर मैंने और रिसर्च किया, पढ़ा, ढूंढा तो पता चला कि नहीं, एशिया में मोस्ट ऑफ दी एलिवेटर मशीन एक ही कंपनी बनाती है। फिर मैंने कहा यार बाकी जगह भी टूटते हैं? नहीं, बाकी जगह तो टूटते ही नहीं, यहीं टूटते हैं। यहाँ क्यों टूटते हैं? वो एक आदमी ने लिखा कि एजुकेशन की वजह से टूटते हैं। तो मैंने कहा यार यहाँ तो साइंस की दिक्कत है, एजुकेशन कहाँ है? तो वो कह रहा कि जो बाकी के जापान है, वियतनाम है और कंट्रीज है, वहाँ वो एक लाइन में जाते हैं ऊपर, एक लाइन में ऊपर जाते हैं। तो मशीन होगी वो 10 साल 20 साल 50 साल हमारे यहाँ क्या है, इधर अपने आप, इधर सोनू उधर मोनू, ये एक साथ चल दिए। यानी तरीका ही नहीं पता उनको, एजुकेशन ने कई उनको बच्चे उसमें उल्टे भी उल्टे आते हैं, सुलटे आते हैं, यानी उनको तरीका ही नहीं पता है। तो ये भी एजुकेशन का काम है कि आपको अपनी लाइफ में आपके जो दैनिक कार्य हैं, दैनिक चीज़ें, वो कैसे आपने करनी है, ये भी एजुकेशन का काम है। तो अंतर आप देख लीजिए। तो ये एलिवेटर वाला तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि कहीं पढ़ रहा था, ये भी शिक्षा का काम है, खाली 2 करोड़ का पैकेज नहीं। ये सारी चीज़ें सिखाए कि आदमी आम जो हमारा जीवन है वो चले कैसे, ताकि हम एक अच्छा नागरिक बन पाए। एक मासूम सा सवाल, अगर आप अध्यापक नहीं होते तो क्या बाबा हो सकते थे? जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ कई बार बैठता हूँ तो वो बोलते हैं कि यार ये बाबागिरी में अच्छा भविष्य है और ये कहाँ तुम जो है ये लगे हुए हो। लेकिन देखिए सर कि जहाँ तक मेरा सवाल है, धीरे धीरे जब आदमी एक उम्र के साथ साथ आगे बढ़ता है, पहले बचपन में वो सोचता है कि यार ये बन जाऊं, तो बचपन में तो हम यही सोचते थे, टीवी भी देखते थे, यार ये बनना है हीरो। टीवी में जो भी आए, सुनील शेट्टी, मिथुन, उस जमाने में यही आते थे। एक चैनल आता था DD1, और ये बनना है। थोड़े और बड़े हुए तो थोड़े और सपने बदले, लेकिन अब मैं अपनी जॉब से बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि यार जिस काम में मुझे मजा आता है मैं वो काम कर रहा हूँ। तो बाबा फिलहाल तो नहीं बनना है। ओके, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे और काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? सर, कहते हैं कि जो अभी जो बच्चा LKG UKG में पढ़ रहा है, आज से 30-40 साल के बाद या फिर 35 साल के बाद जब वो नौकरी करेगा, तो एक ऐसी कंपनी में नौकरी करेगा जो शायद अभी तक है ही नहीं, जो एस्टेब्लिश नहीं है, वो उसके बाद कभी बनेगी। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से बदलना चाहिए उस बच्चे के हिसाब से। तो क्या वो बदल पा रहा है उतनी तेज़ी से अपने आप को? क्योंकि एक एजुकेशन का जो पैटर्न है वो काफ़ी पुराने टाइम से चला आ रहा है और शायद हम अभी तक उसे ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अभी जो बच्चा है, जब वो 30-35 साल के बाद जाएगा, दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होगी उसके लिए, और वो उसके लिए काम कर रहा होगा जो अभी तक एस्टेब्लिश ही नहीं है या फिर जिसकी अभी बात ही नहीं हो रही है। देखिए, बदलाव मल्टी डायमेंशनल होता है। पूरा सोसाइटी के अंदर बहुत सारे घटक होते हैं हमारे जीवन के सारे घटक एक ही रफ्तार के साथ में डेवलपमेंट नहीं करते हैं।
आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि पिछले 300-400 साल में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई है, उसके साथ में प्रौद्योगिकी और साइंस ने भी बहुत तेज़ी के साथ में डेवलप किया। तो अगर हम 4.5 करोड़ साल पहले इवोल्यूशन हुआ एक कपी के तौर पे, और अब आप देखेंगे 2023 तक का, उस सफ़र में सबसे ज़्यादा तेज़ी से 350 सालों में एक क्रिटिकल, जिसे कहते हैं कि विस्फोट हुआ है, जैसे एटम बम के साथ होता है, उसमें कहते हैं कि क्रिटिकल मास से ऊपर जब मास हो जाएगा तो उसमें विस्फोट हो जाएगा। ये विस्फोट हो गया 300 साल पहले। अब हमारा ब्रेन है जो, वो ब्रेन कंडीशन नहीं है उस चीज़ के लिए। हमारा ब्रेन कंडीशन था जो 10,000 साल पीछे हमने डेवलपमेंट किया सोसाइटी के अंदर, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, खान पान में। वो 10,000 साल के लिए हमारा ब्रेन कंडीशन हो गया, लेकिन अचानक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने जो चेंज किया, हमारा ब्रेन उसके लिए कंडीशन नहीं है। इसीलिए 2 साइकोलॉजिस्ट ने बहुत शानदार, टूबी और कॉस्माइड्स, उन्होंने कहा कि आदमी की आधुनिक खोपड़ी के भीतर उसका पाषाणकालीन दिमाग अभी भी एग्जिस्ट करता हो। तो जो आप एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, संभव है कि साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से डेवलप करे कि उसके थ्रू तो बच्चा सीख रहा हो, लेकिन आपके फॉर्मल स्कूलों के भीतर करिकुलम, पढ़ाने वाले तौर तरीके और शिक्षक इतने दक्ष ना हों कि वो आने वाली चुनौतियों के सामने बच्चे को तैयार कर सके। इस बात के लिए तैयार रहिए, आज भी वही हालत है। वो 3 साल का बच्चा मोबाइल छीनने पे असर होता है कि भूख से नहीं रोएगा इतना। वो उस टेक्नोलॉजी ने उसको एक ऐसा हथियार दे दिया है कि उसमें उसके सीखने की रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि फॉर्मली अगर उसको अल्फ़ाबेट और डिजिट पढ़ाना शुरू करेंगे तो 5 साल तक भी वो बच्चा ढंग से नहीं सीखेगा, और मोबाइल और लैपटॉप की मदद से वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को सीख रहा है, अपनी उंगलियां चलाना जानता हो। ये है एक नया पैटर्न ऑफ लर्निंग, और इस चुनौती का सामना करने का फ़िलहाल मुझे लगता है मादा हमारे सिस्टम में नहीं है कि 10 साल बाद हमारे स्कूल कैसे होंगे, उनका करिकुलम कैसा होगा, उनका टीचिंग मेथड्स कैसा होगा। ये तय माने बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, आपकी बात पे आना चाहूँगा। देखिए, थोड़ी सी पीछे 10-20 साल पीछे जाएंगे तो आपने, जब आप पढ़ रहे होंगे तो अमूमन आपने अपनी किताबें नज़दीकी किसी पुस्तक वाले के यहाँ से खरीदी होंगी। 2003-4 के आसपास जब अमेज़ॉन इंट्रोड्यूस हुआ दुनिया में, किसी को पता नहीं हुआ, हमें तो पता ही नहीं चला, अभी अभी पता लगा है 2-4 साल पहले। क्या तब किसी बगल वाले दुकानदार ने ये सोचा था कि एक ऐसी कंपनी बन गई जो आने वाले 10 साल में मेरा धंधा चौपट करने वाली? नहीं सोचा होगा, लेकिन हुआ है। आप भी समझ रहे हैं, हुआ है। देखिए, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे पुराने जो जॉब्स हैं वो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नए जॉब्स भी पैदा होते हैं। अब आप कह रहे थे कि 20 साल के लिए हम तैयार हैं। जब हम पढ़ रहे थे 2010-11 में स्कूलों में, आज के लिए हम तैयार थे? नहीं थे। ये हमारी पर्सनल लर्निंग है कि हम इवोल्यूट हो पाए आज के समय के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्कूल के बाहर इवोल्यूट होती हैं पर्सनल बच्चे में। ज़रूरी नहीं कि स्कूल ही उसको सब कुछ सिखाए। पहली बात ये है। अभी आपकी बात से मुझे एक बात याद आई, एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है, इवन मैं पढ़ रहा था कहीं कि एशिया में 3-4 नंबर, कहीं नाम लेना तो उचित नहीं समझता हूँ। वहाँ मैं एक बार गया, अलग अलग देशों के बच्चे बैठे हुए थे। मैं सबसे पहले जो हैरानी हुई मुझे, फीस सुनकर के हुई। 20 लाख रुपए फीस साल की, सिर्फ जो ट्यूशन फीस और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा मॉरल वैसे ही वो हो गया, मैंने कहा यार इतना पैसा। लास्ट में जो उनके वहाँ के प्राचार्य थे उस विद्यालय के, उन्होंने पूछा, आशीष आप पूरे दिन घूम गए स्कूल में, एक सवाल पूछिए मुझसे, मेरे स्कूल के बारे में एक सवाल पूछिए। तो मैंने उनको एक चीज़ बोली कि मैंने कहा सर आपका स्कूल बहुत शानदार है, सब चीज़ बहुत बेहतर है। और उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल में हर बच्चा 95% नंबर लाता है, उससे नीचे कोई बच्चा आज तक नहीं लाया नंबर, 95%। तो मैंने उनको एक चीज़ पूछा कि अगर कोई बच्चा आपके स्कूल से सिर्फ ये कहे कि मुझे 12th करना है, मैं कक्षा 12 तक पढ़ूंगा और मेरे 95% नंबर आए हैं, अब मुझे आप ये बताइए कि आने वाली ज़िंदगी में मेरे जीवन में क्या क्या आसानियां हो जाएंगी 95% नंबर लाके और यहाँ पढ़ के, सिर्फ कक्षा 12 करने के बाद। अब कुछ नहीं करूँगा,
मैं BA MA ग्रेजुएशन कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ 12th पढ़ूंगा। अब आप आसानियां बताइए जो जीवन में आएंगी। आप समझे मेरी बात? तो वो निरुत्तर थे, क्योंकि उनको भी पता है कि यहां इतने नंबर ला करके स्कूल से पढ़ करके इसके जीवन में बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले नहीं हैं। तो आने वाले समय में सर AI हो गया और ये चैट GPT जो नया आया है, ये यकीनी तौर पर हम सबके लिए एक अच्छी चीज भी है, लेकिन जो आदमी जिस भी पेशे से आता हो, आप आते हैं, मैं आता हूं, जो भी जिस पेशे से आते हैं, अगर इवोल्यूट खुद को नहीं कर पाएंगे तो शायद इस रेस में कहीं पीछे छूट जाएंगे। अभी वियतनाम ने क्या किया, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, कि वहां क्या चल रहा है कि जो टीचर होगा वो AI बेस्ड होगा, वो उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, कह रहे हैं हम 4-5 साल में इसको करके दे देंगे। आपके पसंदीदा हीरोइन कौन है? आलिया भट्ट। अरे वाह क्या बात, मैं आलिया भट्ट। तुक्का मारा, आलिया भट्ट ही है। अच्छा, मैंने तो ऐसी अच्छा, आलिया भट्ट। अगर आपको ये और आप अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना है या फिजिक्स पढ़ाना है, आप आलिया भट्ट से पसंद करेंगे पढ़ना या मुझसे? टीचर आपसे पसंद करेंगे। अरे अगर बोल रहा है। नहीं आप नहीं। ठीक कह रहे हैं, मुझसे ही पसंद करेंगे, लेकिन अगर मन से सोचोगे तो आप बोलोगे यार एक बार देख ही लेते हैं क्या है, पढ़ने में क्या जाता है। तो वो उसका AI फॉर्म ऐसे तैयार कर रहे हैं वीडियो पे, स्क्रीन पे, कि आपको कोई पर्टिकुलर जो आपका जिसके आप फैन हो वो पढ़ाएगा आपको। वो नहीं पढ़ा रहा है, वो आदमी तो कहीं बैठा होगा, लेकिन वो AI फॉर्म में उसका वीडियो वो पढ़ा रहा है आपको, और आपको भी अच्छा लगेगा ना आपको कि यार ये, क्योंकि वो तो सारी चीजें फैक्ट और जो भी उसके कॉन्सेप्ट होंगे तो सब तो AI जनरेटेड होंगे, ज्ञान की कोई कमी नहीं होगी, बस आपको चेहरा किसका दिखेगा? फला व्यक्ति का, जिसके आप प्रशंसक हैं। इस लेवल पर जब ये चुनौतियां आ जाएंगी तो हम जैसे लोग जो इवोल्यूट नहीं कर पाएंगे तो जॉब तो जाएंगी। एक स्पेंसर है सर नाम, एक स्पेंसर करके एक बहुत बड़े चिंतक हुए, उन्होंने कहा कि जीवन में जिंदा वही रहेगा जो लड़ पाएगा। तो इस चीज के लिए हम नहीं घबराते हैं कि हमारा ये चले जाएगा, नहीं इवोल्यूट कर पाएंगे अपने आप को तो रह जाएंगे पीछे, अब क्या कर सकते हैं। पकौड़ा खिलाएंगे भी सबको। बट ये एक्चुअली चैट GPT वाला, तो अभी मैं एक प्रोग्राम में था मसूरी में, लेफ्टिनेंट जनरल भट्ट वहाँ पे चीफ गेस्ट थे। वो जब स्टेज पे बोलने आए, उन्होंने कहा मैं इस प्रोग्राम के लिए टीचर्स डे की पूर्व संध्या पे था, कह रहे कि मेरे पास समय कम था तो मैंने वो क्या है चैट GPT पे मैंने फटक से वो डाला, कह रहा उन्होंने बोला कि 6 पेज का इसने वो निकाल दिया और मैं प्रिंट भी लाया। कह रहे जब मैं पढ़ने लगा रास्ते में मुझे लगा इसने तो मेरे से बेहतर लिख दिया है, और विद इन अ सेकेंड, मतलब 2-4 सेकेंड के अंदर निकल गया और प्रिंट। तो आप सोचिए उसकी जो रफ्तार है, रिस्पॉन्स का जो रेट है, उसको मैच करना असंभव है। 5 सेकेंड में हम कितना लिख पाएंगे? बोलने में हो सकता है हम एक लाइन बोल दें, लिखने में हो सकता है हम उसके आसपास कर लें। तो ये चैलेंज तो है। जी बिल्कुल। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग के होने से सृजन में, सीखने में और संघर्ष करने में जो खूबसूरती है वो AI हमारी ज़िंदगी चाहे जितनी आसान कर दे, लेकिन वो दुनिया से वो खूबसूरती है मनुष्य होने की। मुझे लगता है सबसे बड़ा खतरा तो उसी पर आने वाला है कि हम मशीनों में तब्दील हो जाएंगे, हमको परिणाम चाहिए होगा, प्रक्रिया की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोसेस बहुत शानदार चीज़ होती है। यहाँ से मसूरी का सफ़र इतना खूबसूरत है कि मसूरी पहुँचने के बाद उसका सारा चार्म ख़त्म हो जाता है। सफ़र खूबसूरत है, चैट GPT हमको मंजिल तक पहुँचा रहा है, AI हमारे सफ़र को इरेज करके, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन रहा। अब क्योंकि सेशन के हम अंत में हैं, मैं चाहूँगा हमारे साथ में गुलाटी जी अलोराज से आए हुए हैं, वे मंच पे आएंगे। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए। कैसा लगा आपको ये सेशन? क्या कहना चाहेंगे? बेहतरीन, और काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में भी, क्योंकि मेरे को भी एजुकेशन लोगों को और बहुत शौक़ है और मैं चाहता हूँ, और जो आप कह रहे हैं जिस तरीके से आपने गांव में और सब कुछ किया, वही मेरी भी एक तमन्ना है कि अब तो सब कुछ कर चुके, अपने लिए तो सब कुछ कर चुके, कि जब तक गांव के इंटीरियर तक जैसे हम लोग एजुकेशन पहुंचाएं, किसी भी तरीके से पहुंचाएं, उस एजुकेशन में दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत जो मैं सोचता हूं कि एजुकेशन का पैटर्न ऐसा हो जाए कि बच्चों को स्कूल जाने में
एक मज़ा आने लगे, उनको ये लगे कि मैं खेलने जा रहा हूँ। वाह। आई पर्सनली फील कि जो शुरू में प्रॉब्लम आती है, जैसे गांव में भी आती है, कि लोग बच्चे को भेज नहीं रहे हैं कि बच्चा दौड़ के घर से आ जाए स्कूल जा रहा हूँ। कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे ऑलराउंड डेवलपमेंट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, और वो एजुकेशन जब तक हमारे इंटीरियर्स में नहीं पहुँचेगी, और मेरा भी आगे यही इरादा है कि कम से कम किसी गांव में जाके दूर अब और 1-2 साल के बाद वहाँ पे 10-20 लोगों को जितनी मेरी एजुकेशन है कि वो इम्पार्ट करूँ और पढ़ाऊँ। वाह। वाह, गुराटी जी का आज सुबह से साथ में है, आपका बहुत शुक्रिया सर। और आपसे मुलाकात तो हुई है 2-3 बार पहले, लेकिन आज इस मंच पे मिले बहुत शानदार। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ।